तो चलिए फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ पर दिया गया है, एक समुच्चय ए दिया गया है जिसके अवयव हैं 1 2 3 4 6 और उसके बाद से इसके बीच में जो संबंध दिया गया है उस संबंध को समुच्चय निर्माण विधि में दिया गया है। तो हमें क्या करना है, क्या क्या चीज़ें ज्ञात करनी है हमें। तो इसके संबंध को रोस्टर रूप में लिखना है। दूसरी बात कि इस समुच्चय का प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, आपके पास सिर्फ एक समुच्चय है यानी कि समुच्चय पर संबंध की बात चल रही है। दो अलग अलग समुच्चय होंगे लेकिन दोनों के दोनों समुच्चय के अवयव समान होंगे, इसलिए समुच्चय भी आपका समान होंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं। ये आपका समुच्चय निर्माण विधि में दिया गया है और क्या दिया गया है कि इसके बीच में जो संबंध है ए और बी और कुछ इस प्रकार है कि ए बी ए ही के अवयव हैं और संख्या ए संख्या बी को विभाजित करती है। और उसके बाद से हमें क्या करना है, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में हम इसे कैसे लिखते हैं, आर तो ए और बी, जहाँ ए और बी इसी के अवयव होना चाहिए, संख्या ए संख्या बी को विभाजित करती है। यहाँ देखिए अगर मैं एक को लेता हूँ तो एक किस किस को विभाजित करता है, एक खुद को भी विभाजित करता है, दो से भी एक में भाग जा सकता है, 3 4 6 और 6 से भी एक में भाग जा सकता है ना, बिल्कुल जा सकता है। तो रोस्टर में अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1, 1 2 से भी एक में भाग जा सकता है, 3 से भी जा सकता है और उसके बाद से 4 से भी जा सकता है और फिर 1 का भाग 5 में भी जा सकता है। ठीक है ना, एक तो ये हो गया। यहाँ देखिए 2 का भाग खुद में जा सकता है, 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 छोटी संख्या है और 2 बड़ी संख्या है। 2 का भाग 2 में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2, 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, 2 का भाग 4 में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2, 4। 2 का भाग अब 6 में चला जाएगा, बिल्कुल बहुत आसानी से चला जाएगा, ठीक है ना। तो 2 वाला भी हम देख लिए। 3 में देख लेते हैं, 3 का भाग खुद से चला जाएगा, 1 और 2 में नहीं जाएगा क्योंकि 1 और 2 3 से छोटे हैं तो 3 का भाग खुद में चला जाएगा, 3, 3 का भाग 4 में नहीं जाएगा लेकिन 6 में चला जाएगा, ठीक है। और देखिए 4 का भाग इन तीनों में नहीं जाएगा, 4 का भाग 4 में जाएगा, ओके। 4 का भाग 6 में भी नहीं जाएगा। अब बचा आपका 6 का भाग इन चारों में नहीं जाएगा क्योंकि ये चारों संख्याएं 6 से छोटी है, 6 का भाग 6 में चला जाएगा। इस प्रकार इसको आप रोस्टर रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। समुच्चय निर्माण विधि में आपने 1 से 5 तक जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे सब समुच्चय निर्माण विधि में दिए गए थे और उसके बाद से हमें इसे रोस्टर रूप में लिखना था। तो रोस्टर रूप में आप इसे ऐसे लिख सकते हैं और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये हुआ आपका पहला का आंसर, जो आपको दिया गया था, दिए गए संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए, तो हमने इसको रोस्टर रूप में लिख दिया। दूसरा आपका क्या दिया गया है कि इसका प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए कि इसका प्रांत और परिसर क्या होगा। तो देख लेते हैं ना, प्रांत और परिसर इसका क्या होता है। समुच्चय ए के अवयव क्या है, 1 2 3 4 6 है। इसके बीच में संबंध क्या है, एक का संबंध 1 से है, एक का संबंध 2 से है, एक का संबंध 3 से है, एक का संबंध 4 5 और एक का संबंध एक का संबंध 6 से भी तो होगा ना, मैंने यहाँ से छोड़ दिया है तो यह एक का संबंध 6 से भी होगा, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद से 2 का संबंध देखे, 3 का संबंध देखे, 4 का संबंध देखे, 6 का संबंध देखे, किससे होगा, दिए गए समुच्चय निर्माण विधि जो आपका ये था ना, उस कंडीशन के हिसाब से इसका जो रोस्टर फॉर्म बना वो आपका ये बना। फिर आपको क्या करना है, अब इसका प्रांत ज्ञात करना है और इसका परिसर ज्ञात करना है। प्रांत क्या होगा, आप बताइए प्रांत क्या होगा। प्रांत होगा इसका समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव हो जाएंगे। जैसे अगर मैं इसको आप चाहें तो बनाकर भी लिख सकते हैं समुच्चय के निर्माण में। तो ये आपका क्या सा समुच्चय है, एक समुच्चय है ए जिसके अवयव है 1 2 3 4 5 नहीं है, सीधे है 6। दूसरा आपका समान समुच्चय है ना, तो ये इसके भी अवयव वही होंगे जो आपका समुच्चय ए के अवयव होंगे, ठीक है ना। मैं इससे क्या करता हूँ, एक समुच्चय में इसको क्या करता हूँ दूसरे समुच्चय में पैक कर देता हूँ। यहाँ देखिए एक समुच्चय का एक का संबंध किससे है, 1 से है ना, एक का संबंध 2 से भी है, एक का संबंध 3 से भी है, एक का संबंध 4 से भी है और एक का संबंध 6 से भी है। इसी प्रकार 2 का संबंध 2 से है, हाँ बिल्कुल है, 2 का संबंध 4 से है, बिल्कुल है, 2 का संबंध 6 से है, ठीक है ना। यहाँ देखिए 3 का संबंध 1 से नहीं है, 2 से नहीं है, 3 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 6 से है, 4 का संबंध 4 से है, 6 का संबंध 6 से है, याद रखिएगा। तो इसके प्रांत इसके प्रांत कहलाते हैं। प्रांत समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, यह आपका समुच्चय ए है, यह आपका समान समुच्चय है। समुच्चय ए के अवयव को मैं x कर दे रहा हूँ, अगर इसके समुच्चय को y कहूँ तो प्रांत x के या समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव इसके प्रांत कहलाएंगे। प्रांत को इंग्लिश में हम कहते हैं डोमेन, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा डोमेन। डोमेन में क्या होंगे, 1 2 3 4 6 और उसके बाद से होता है सहप्रांत पूछा है, सहप्रांत पूछा है कि परिसर पूछा है। इसमें पूछा हुआ है आपका
आर का प्रांत ज्ञात कीजिए और आर का परिसर भी ज्ञात कीजिए। तो सहप्रांत इसका क्या हो जाएगा, समुच्चय ए के समुच्चय ये आपका वाई समुच्चय, दूसरा वाला जो समुच्चय होता है ना समुच्चय बी, हालांकि दोनों समान समुच्चय है तो ये भी आपका समुच्चय होगा, ये आपका मैं बी ही समुच्चय कर देता हूँ और यहाँ पर आप लिख सकते हैं समुच्चय ए इक्वल टू समुच्चय बी। तो समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव इसके सहप्रांत कराएंगे तो सहप्रांत इसका हो जाएगा यही 1 2 3 4 और 6। और यहाँ से आप परिसर ज्ञात करना चाहें तो परिसर भी आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। परिसर को इंग्लिश में रेंज बोलते हैं, ठीक है ना। यह रेंज इसका क्या होगा कि समुच्चय बी के ये अवयव जिनका संबंध समुच्चय ए के साथ है वो इसका परिसर कहलाते हैं। आप यह देख रहे हैं समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय ए के साथ है तो इसका परिसर भी 1 2 3 4 और 6 हो जाएंगे। इस प्रकार आप इसके प्रांत और इसके परिसर और इसके साथ। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पर दिया गया है एक समुच्चय जिसके अवयव हैं 0 1 2 3 4 5 और 6। एक आपका वैल्यू है x जो बिलोंग्स करता है इसे समुच्चय के अंतर्गत, यानी कि x का मान 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 तक कुछ भी हो सकता है। एक रिलेशन दिया गया है जो कि समुच्चय निर्माण विधि में दिया गया है और वो क्या है, यहाँ देखिए x प्लस 5 कहने का मतलब है जब x का मान 0 होगा तो दूसरा जो अवयव इसके होंगे क्या होंगे, 0 में आप 5 जोड़ दीजिए। जब आपका x का मान 1 करेंगे तो दूसरा जो मान आएगा वो 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले समुच्चय निर्माण विधि में दिया गया है तो हम उसे रोस्टर रूप में लिखते हैं और उसके बाद से इस प्रक्रिया में आपका प्रांत और परिसर ज्ञात हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं इसका प्रांत और परिसर ज्ञात करेंगे कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले तो इसको तो रोस्टर रूप में तो लिख लें। तो इसको हम रोस्टर रूप में लिखने जा रहे हैं। तो रोस्टर रूप में हम जब इसको लिखेंगे तो क्या है, यहाँ देखिए x और x कहाँ तक बिलोंग करता है, 0 से लेकर 5 तक के बीच के अवयव को बिलोंग करता है। 0 भी करता है, 5 भी बिलोंग्स करता है। जब x का मान 0 लेंगे तो x प्लस 5 का मान क्या होगा, 0 और 0 प्लस 5 यानी कि 5 ही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए जब x का मान 1 लेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 1 और प्लस 5 इक्वल टू 6 आ जाएगा, यानी कि बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, हमेशा 5 का डिफरेंस होना चाहिए। 6 में से 1 जाए 5, 5 में से 0 जाए 5, ठीक है ना। यहाँ देखिए जब हम 2 लेंगे तो इसका मान हो जाएगा 7, जब हम 3 लेंगे तो इसका मान हो जाएगा 8, जब हम 4 लेंगे तो इसका मान हो जाएगा 9 और जब हम 5 लेंगे तो इसका मान हो जाएगा 5 और 5 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा 6 भी ले सकते हैं क्या, 6 ले सकते हैं, 6 नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो x है वो बिलोंग्स करता है 0 से लेकर 5 तक, 6 में नहीं है ना, इसलिए हम x का मान 6 नहीं लेंगे। तो इस प्रकार हम इसको रोस्टर रूप में ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। आपको मालूम होगा जब समुच्चय को रोस्टर रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसके जो क्रमित युग्म होते हैं, क्रमित युग्म के बारे में मैंने आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। पिछले वाले वीडियो में नहीं, सबसे पहले वाले वीडियो में जब हम सेट पढ़ रहे थे उसमें हमने आपको क्रमित युग्म के बारे में बताया था। जब भी आपको रिलेशन क्रमित युग्म में दिया गया होता है तो क्रमित युग्म में जो पहले वाला अवयव होते हैं वह उसके प्रांत कहलाते हैं और जो दूसरे वाले अवयव होते हैं वह उसके परिसर कहलाते हैं। तो अगर प्रांत और परिसर को मैं अगर प्रदर्शित करूं आलेख द्वारा तो इसके प्रांत क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 और यह इसके प्रांत कहलाएंगे, ठीक है ना। सहप्रांत क्या होंगे, 5 6 7 8 9 10। क्रमित युग्म के जो सेकंड वाला अवयव होते हैं, सेकंड वाला सेकंड और सेकंड, यह इसके सहप्रांत कहलाते हैं। तो सहप्रांत में 5 6 7 8 9 10 आएगा, 5 6 7 8 9 10 और यह इसके हो जाएंगे सहप्रांत। तो यह आपके प्रांत हो जाएंगे, प्रांत यानी कि डोमेन, और यह इसके सहप्रांत हो जाएंगे यानी कि कोडोमेन, ठीक है ना। और इसका परिसर क्या है, यानी कि अब यहाँ देखिए 0 का संबंध किससे है, 5 से है। अच्छा 0 का संबंध 5 से आ रहा है, दिए गए रिलेशन के अनुसार ही आ रहा है ना, रिलेशन जो आपका था उस रिलेशन के हिसाब से 0 का संबंध 5 से है, 1 का संबंध 6 से है, 2 का संबंध 7 से है, 3 का संबंध 8 से है, 4 का संबंध 9 से है और 5 का संबंध 10 से है, ठीक है ना। संबंध कहाँ से कहाँ तक है, इस संबंध 0 का संबंध 5 से है, यानी कि अगर हम इस समुच्चय अगर माने इसको x नहीं, अगर ये समुच्चय E माने और ये आपका सेट B माने तो एक पूरे इस जो A है ये समुच्चय का संबंध B समुच्चय से है, ना कि B समुच्चय का संबंध A समुच्चय से है, ठीक है ना। इस प्रकार आप इसके प्रांत और सहप्रांत याद कर सकते हैं। तो प्रांत में अगर लिखना होगा तो प्रांत में क्या आएंगे, समुच्चय A के सभी अवयव आ जाएंगे, यानी कि 0 1 2 3 4 और 5। अच्छा और यहाँ से सहप्रांत लिखना होगा जिसे हम इंग्लिश में कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है ना। यह आपका कोडोमेन आता है। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन होता है समुच्चय बी के सभी अवयव।
तो समुच्चय बी के सभी अवयव क्या हैं? 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस प्रकार मैंने कोडोमेन भी लिख दिया। परिसर होता है। अब बताइए आप परिसर क्या होता है? परिसर यही होता है कि समुच्चय बी के वे अवयव जिनका संबंध समुच्चय ए के अवयव के साथ है वही आपका परिसर हो जाएंगे। यहाँ देखिए 5 का संबंध भी 0 के साथ है, 6 का 1 के साथ है, 7 का 2 के साथ है, 8, 3, 9, 4, 10, 5 के साथ है। तो इसके जो सह प्रांत होंगे वही इसके परिसर भी हो जाएंगे। तो इसका परिसर भी क्या होगा आपका? 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस प्रकार इसका परिसर हो जाएगा। ये आपका हल था, ठीक है ना? ये आपका हल था। इस प्रकार आप इसके क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आपको यहाँ पर दिया गया है, एक संबंध दिया गया है और संबंध कुछ इस प्रकार है। रोस्टर ये सभी के सभी संबंध समुच्चय निर्माण विधि में दिए गए हैं। जब भी आपके संबंध समुच्चय निर्माण विधि में दिए जाए आप उन संबंधों को रोस्टर रूप में लिखना होता है, ठीक है ना? यहाँ देखिए समुच्चय निर्माण विधि में दिया गया है और इसमें दिया गया है कि जो आपका संबंध आर है वो कुछ इस प्रकार है, एक्स और एक्स क्यूब के फॉर्म में है, ठीक है ना? इसके बाद में ये भी दिया गया है कि जो संख्या x है 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। विषम संख्या अलग होती है, अभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में को प्राइम फैक्टर कहते हैं वो अलग होती है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसे संख्याएं जो खुद से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। और ये अभाज्य संख्याएं शुरू होती है। तो अब डायरेक्ट मैं हल कर रहा हूँ ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको लिखना होगा कि हम जानते हैं 10 से कम अभाज्य संख्याएं अच्छा आप बताएंगे 10 से कम अभाज्य संख्याएं अगर लिखना होगा तो क्या हो जाएंगे? वो होता है 10 से कम जो अभाज्य संख्याएं होती है वो होती है 2 क्योंकि 2 खुद से भी विभाजित होगा इसलिए 2, 3, 5, 7। ये 4 ऐसी संख्याएं हैं जो 10 से कम है और ये अभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि ये सभी के सभी खुद से विभाजित होती हैं। इसके बाद अगर मैं लिख लेता हूँ 9, तो 9 क्या अभाज्य संख्या होगी? 9 9 से भी डिवाइड होगा, 9 3 से भी डिवाइड होगा। अतः दी गई संख्या 9 का एक अभाज्य गुणनखंड मिल जाएगा, ठीक है ना? इसलिए उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्याएं नहीं कहते हैं, ठीक है ना? जिसका गुणनखंड मिल जाए, एक से अधिक अगर कोई गुणनखंड है किसी भी संख्या का, एक से अधिक गुणनखंड है तो वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। इस प्रकार 9 9 से भी करता है, 3 से भी करता है तो 9 आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो ये 4 ऐसी संख्याएं हैं जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। पहले बात में x के मान सबसे पहले 2 लीजिए, फिर x क्यूब का मान देखिए क्या हो रहा है, x का मान 3 लिखिए, फिर देखिए x क्यूब का मान क्या हो रहा है, x का मान 5 और 7 पर x क्यूब का मान याद कर लीजिए। बस हमें यह इसमें रोस्टर रूप में इसको लिखना था तो इसके रोस्टर रूप में हम लिख सकते हैं। तब प्रश्नानुसार आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। रोस्टर रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? यहाँ देखिए जब x का मान हम 2 लेंगे तो x क्यूब का मान कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए 2 लेंगे तो x क्यूब का मान कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ देखिए जब x का मान हम लोग 3 लेंगे तो x क्यूब का मान कितना होगा? 3 3 9 3 27 हो जाएगा। जब x का मान 5 लेंगे तो x क्यूब का मान कितना होगा? 125 होगा। और जब x का मान हम लोग 7 लेंगे तो x क्यूब का जो मान होगा वो 343 होगा क्योंकि 7 का क्यूब 343 होता है। इस प्रकार इसमें सिर्फ इतना ही था कि इसे आपको रोस्टर रूप में लिखना था तो हमने इसको रोस्टर रूप में लिख लिया। अच्छा एक बात बताइए, अगर इसका प्रांत और परिसर पूछा जाता तो क्या आप प्रांत और परिसर बता पाते? बिल्कुल बता पाते। कैसे बताते? यहाँ देखिए, हालांकि पूछा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके ये प्रांत पूछता तो प्रांत आपका क्या होगा? प्रांत ये जो आया है ना, प्रांत ये जो आया है, अगर मान लीजिए अगर किसी समुच्चय के ये अवयव होते तो प्रांत इसका यही हो जाता। यहाँ से आप प्रांत नहीं देख सकते हैं तो दिए गए जो रिलेशन होता है और उस रिलेशन को अगर रोस्टर रूप में लिखा गया है तो उस रिलेशन में जो क्रमिक युग्म आते हैं, क्रमिक युग्म का जो पहला अवयव होते हैं वही इसका प्रांत कहलाते हैं। तो इसमें इसका प्रांत क्या हो जाएगा? 2, 3, 5 और 7। 2, 3, 5 और 7। अगर इसका सह प्रांत या परिसर पूछा हो जाता तो परिसर जिसे इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पर इंग्लिश वर्ड भी यूज कर देता हूँ। अब मैं हिंदी यूज नहीं करूँगा, बेकार लगता है थोड़ा सा। परिसर जिसे इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। परिसर क्या होता है? क्रमिक युग्म में लिखे हुए जो सेकेंड अवयव होते हैं वो इसका परिसर या सहप्रांत कहलाते हैं। सेकेंड अवयव क्या है? 8, 27, 125, 343। 8, 27, 125, 343 यह इसके परिसर यानी कि रेंज और या इसके सहप्रांत यानी कि कोडोमेन कहलाते हैं। इस प्रकार आप इसे बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।
और सॉरी, मिलते हैं अगले जो प्रश्न है उस पर। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको यहाँ पर देख रहे हैं, आपके पास यहाँ पर दो समुच्चय दिए गए हैं। एक समुच्चय ए जिसके अवयव है एक्स वाई जेड, दूसरा समुच्चय बी जिसके अवयव हैं 1, 2, और इसमें कहा है कि ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। संबंधों की संख्या का मतलब कितने संबंध ऐसे बनाए जा सकते हैं ए से बी में, ठीक है ना। ए से बनाना है बी में, न कि बी से ए में बनाना है, ठीक है ना। पहली बात ये है। दूसरी बात है कि ये आप बहुत पहले भी हमने आपको बता दिया है कि संबंधों की संख्या कितनी हो सकती है। अगर आपके पास दो समुच्चय दिए गए हैं, दो समुच्चय में से एक समुच्चय के अवयव यदि m है, दूसरे समुच्चय के अवयव यदि n है, तो टोटल समुच्चय की जो संख्या होती है वो m गुणे n बनती है। ठीक उसी प्रकार रिलेशन में भी है। अगर ये समुच्चय के जिसके अवयव 3 है और इसमें अवयवों की संख्या है 2, तो टोटल जो रिलेशन बनेंगे वो रिलेशन बनेंगे 3 दूना 6 बनेंगे। तो इसमें वही पूछा था है कि फाइंड द रिलेशन इनटू a to b, ठीक है ना। तो हमें बस ये ज्ञात करना है। यहाँ देखिए, अगर मैं आपको अच्छे से समझना चाहूँ तो मैं यहाँ पर वेन आरेख द्वारा इसको बनाकर समझाऊंगा, ठीक है ना। ए के अवयव क्या है, एक्स वाई और जेड है, बिल्कुल है। समुच्चय बी के अवयव क्या है, 1, 2, बिल्कुल है। अगर मैं इसको एक समुच्चय के द्वारा प्रदर्शित करूँ, जिसको दूसरे समुच्चय के द्वारा प्रदर्शित करूँ, तो ये आपका समुच्चय ए के अवयव है और ये आपका समुच्चय बी के अवयव है। यहाँ देखिए टोटल कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, संबंध बनाए जा सकते हैं। यहाँ देखिए, x का संबंध 1 से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। x का संबंध 2 से हो सकता है, हाँ भैया हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार कितने संबंध बने, यहाँ से 2 बन गए। अब यहाँ देखिए, y का संबंध भी 1 से हो सकता है, y का संबंध भी 2 से हो सकता है। कितने बन गए, यहाँ से 2 बन गए। यहाँ देखिए, z का संबंध 1 से हो सकता है, z का संबंध 2 से हो सकता है, तो कितने बन गए, 2। इस प्रकार कितने बन गए, टोटल रिलेशन यानी कि संबंध 6 बन गए। आप यहाँ से विज्ञान से कर सकते हैं। जो आपका समुच्चय ए के अवयवों की संख्या क्या है, यहाँ देखिए, ए के अवयवों यानी कि एलिमेंटों की संख्या, टोटल नंबर्स ऑफ सेट ए कितना होगा, यहाँ से क्या है, 3 है। और बी के अवयवों की संख्या कितनी है, 1 और 2 है ना। तो संबंधों की संख्या क्या होगी, इक्वल टू ए में अवयवों की संख्या गुणे बी में अवयवों की संख्या इक्वल टू 6। इस प्रकार भी आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही मज़ेदार चीज़। मैंने कहा था ना कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, जैसा कि हमने इस वीडियो में देख रहे हैं। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा बताना काम है और आपका लिखना काम है। आपको जैसे अच्छे से समझ में आए वैसे आप कीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है क्या। नंबर 9 पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर आपको यहाँ पर दिया गया है कि आर जो है जेड पर एक संबंध है, और वो संबंध किस प्रकार है। वो संबंध इस प्रकार है कि ए और बी दोनों के दोनों पूर्णांक संख्या है और उसका अंतर दिया गया है कि एक पूर्णांक संख्या है। तो इसका प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। अगर देखा जाए तो इस पूरे चैप्टर का यह एक जो क्वेश्चन है वो सबसे आसान है। कैसे है, यहाँ देखिए, ए और बी क्या है, आपके दोनों पूर्णांक संख्या हैं, और ए माइनस बी यानी कि 2 पूर्णांक संख्याओं का जो अंतर होता है वो भी आपकी एक पूर्णांक संख्या है। क्या आपको मालूम है, नहीं मालूम है, चलिए हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो इसका प्रांत भी यही आएगा, जेड ही आएगा, यानी कि इंटीजर ही आएगा, और इसका जो परिसर होगा वो भी आपके इंटीजर आएगा। कैसे आएगा, आइए हम इसको देखते हैं। पूर्णांक संख्या अपने मर्जी से आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और ज़्यादा मैं क्या लूँ, बस इतना ही ले रहा हूँ। और दूसरी क्या है, यह भी कि पूर्णांक संख्या है ना, ये आपकी जेड एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। और यह आपका जो है वो एक्स के अवयव है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, एक्स वाई जेड कुछ भी बोल सकते हैं। ई और बी दिया है तो मैं इसको ई ही ले लेता हूँ, काफ़ी अच्छा रहेगा। और बी जो है वो भी आपका क्या होना चाहिए, आपकी पूर्णांक संख्या ही होना चाहिए। ये आपका है बी। इसमें भी पूर्णांक संख्या को मैं ले लेता हूँ। पूर्णांक संख्या ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है। तो ऋणात्मक भी मैं ले लेता हूँ, यानी कि -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इस प्रकार ये संख्याएं बढ़ती जाती हैं अनंत तक, ठीक है ना। यहाँ देखिए, 2 संख्याओं का अंतर दिया है। मैंने आपसे कहा है कि 2 पूर्णांकों को जो अंतर होता है, पूर्णांकों का अंतर, वो भी आपकी एक पूर्णांक संख्या होती है। यहाँ देखिए, इन संख्याओं में से कोई भी 2 संख्याओं का अंतर लीजिए। अगर मैं एक में से 2 लेता हूँ तो क्या होगा, -1 आ जाएगा। इसका मतलब एक का संबंध किससे हो जाएगा, -1 से हो जाएगा।
और -1 वो भी आपका एक पूर्णांक है। 2 और 3 को लेता हूँ तो 2 में से 3 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, -1 आएगा। फिर 2 का संबंध में किससे हो जाएगा, -1 से हो जाएगा। अगर मैं 3 और 6 लेता हूँ तो 3 और 6 का अंतर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और इस प्रकार 3 का संबंध -3 से हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं 5 और 4 लेता हूँ तो 5 में से 4 जाएगा, कितना होगा, 1 आएगा। और इस प्रकार 5 का संबंध 1 से हो जाएगा। अगर मैं 6 और 4 लूँ तो 6 में से 4 जाएगा, बचेगा आपका 3। इस प्रकार 7 का संबंध किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं अनंत आपकी पूर्णांक संख्या है और अनंत पूर्णांक संख्या का जो अंतर लेंगे वो भी आपकी पूर्णांक संख्या आएगा। इस प्रकार इसका जो प्रांत होगा वो भी आपका समुच्चय, ये जो ये है इसके पूरे अवयव हो जाएंगे। परिसर जो होगा या इसके सभी के सभी अवयव हो जाएंगे। तो इस प्रकार इसके प्रांत भी आपका जेड होगा और इसका परिसर जो होगा वो भी आपकी पूर्णांक संख्याएं ही होंगी, जेड ही होगा। इस प्रकार जो संबंध से संबंधित जो भी क्वेश्चंस थे, रिलेशन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए हैं, बहुत ही अच्छे से कर लिया है, बहुत ही ईजी वे से कर लिया है, कम से कम समय में भी किए हैं। यह मात्र सिर्फ एक झलक है, यह दिखाता है संबंध कि देखो अब हम आने वाला है 12 जब आप पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, आप कोई भी फील्ड में जाइए जो कि मैथ से संबंधित है, उसमें आपका यह पीछे छोड़ने वाला नहीं है। दिखाने के लिए कि देखो अब हम यहाँ से प्रकट हो गए हैं, हमारी उत्पत्ति हो गई है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा ही दिया था रिलेशन के बारे में। ज़्यादा पढ़ना है आपको बारे में, उससे ज़्यादा ग्रेजुएशन में पढ़ना है। तो ध्यान से आप इसको समझिए। नहीं कुछ हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार और बता दूंगा, और उसके लिए आपको कमेंट कीजिए, बताइए कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आपने यह वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको अच्छे से समझ में आता होगा, ठीक है। मिलते हैं अब इसके अगले वाला जो अध्याय है फलन पे। फंक्शन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन, उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, बहुत ही आसान है, वह इससे भी आसान है। लेकिन हाँ, कथनात्मक वो बहुत ही भारी लगता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वो कथन समझ में नहीं आता है। तो ध्यान से पढ़ना है। संबंध आपने अच्छे से कर लिया है तो फलन भी आप अच्छे से कर लेंगे। मिलते हैं फलन पे।